नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। पर्यावरण की इन्वायरमेंट सीरीज एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 37 की बात करेंगे। सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे जो आपके ईवीएस के संबंधित रहेंगे। ईवीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहने वाला है और यहाँ से 1 से 2 नंबर दोस्तों आपके क्लियर भी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रैक्टिस से उन प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है जो प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं, और 1-2 प्रश्न जरूर आना अनिवार्य है। हर बार में पेपर में देखा गया, हर बार के एग्जाम पर देखा गया है। आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बिल्ली से, मनुष्य, बंदर से? सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे दोस्तों, बंदर से संबंधित है। अगर आपका डिफिनेशन जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में इसका डिफिनेशन के साथ हम पूरा आपका एक जिसका फंक्शन है, ये क्यों होता है, पूरा डिटेल के साथ आपको बता दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की इज्जत से अनुभूत कराने का केंद्र स्थित होता है? जब हमें और आप भूख लगता है, जब भोजन की इज्जत से देखा जाए तो भूख लगने में किस भाग में जो है मस्तिष्क के अनुभूत कराने का केंद्र स्थित होता है? मस्तिष्क के गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में, अनुमस्तिष्क में, या हम बात करेंगे इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में भूख लगने व भोजन की दस से अनुभूत कराने के केंद्र स्थित होते हैं। हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जायसवाल सर सभी का अभिनंदन, स्वागत, नमन करते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र पूछा गया है। सेंटर पॉइंट ऑफ आईक्यू सेरेबेलम होता है, मेडुला ऑब्लंगटा होता है, सेरेब्रम होता है, इनमें से कोई नहीं। टोटल इंग्लिश भाषा में आपका, क्योंकि साइंस आपको पता है टोटल इंग्लिश भाषा में होती, जो भी इसका प्रमुख पार्ट कहलाता है, चाहे साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र होता है वह हमारा सेरेब्रम कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में स्थित होता है और प्रमस्तिष्क को बुद्धि का केंद्र भी माना जाता है। और ये हम पढ़ने वाले हैं आगे क्लासेज में या आगे प्रैक्टिस सेट में। ये हम पढ़ें, लिखने और बोलना, जोड़ घटाव करना, संगीत की रचना करना, भूतकाल को याद रखना और भविष्य की योजना तैयार करने की क्षमता प्रदान करता है आपका प्रमस्तिष्क की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सेरेब्रम की बात करेंगे। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत, नाड़ी, हृदय, मस्तिष्क? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। अब आपका कमेंट क्या कहता है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? अगर आपका कमेंट जो है ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहा है, मस्तिष्क, बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि सेरेब्रम आपका सेंटर पॉइंट कहलाता है। तो आपका सेरेब्रम किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? यह मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क कांग का है, मध्य मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, या हम बात करें अनुमस्तिष्क की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग कहलाता है दोस्तों, वह भाग क्या कहलाता है? किसकी बात करेंगे? प्रमस्तिष्क की बात करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा प्रमस्तिष्क सेरेब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क में होता है, और यह आपके मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा होता है। अब हम ये भी जान चुके हैं आज कि हम जो सोचते हैं
वह हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो सेरिब्रम होता है। साथ ही आपकी स्वैच्छिक मांसपेशियां वॉलंटरी मसल्स को नियंत्रित करता है। कौन? सेरिब्रम की बात कर रहे हैं। छठवां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि मानव शरीर की यानी आपके और हमारे बॉडी और हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है। पुनर्योजना मतलब पुनः जीवित होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव में पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, हम पहली बार में फाइट नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या, फिर से पुनः योजना बनाते हैं नेक्स्ट तैयारी के लिए। जैसे सी टेट का वर्ष में वैसे कितने बार होता है पेपर? 2 बार होता है सी टेट का। लेकिन इस बार कोविड की वजह से अभी आपका पिछले सन का जनवरी में हुआ था 31 जनवरी को, अभी देखते हैं इसमें कब नोटिफिकेशन आता है। सीटेट की तैयारी के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों मानव मस्तिष्क की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं या दोस्तों पेशी कोशिकाएं? सभी कमेंट करेंगे। गला थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी क्लास कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र होता है। मेहनत करते जाइए, कुछ भी हो जाएगा। कितनी भी मेहनत पड़े, बॉडी है, शरीर है, फिर सुधर सकता है, लेकिन जो लक्ष्य है वो दोस्तों वो समय पर ही मिलता है और वो समय अब चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? वह मस्तिष्क कोशिका की बात करेंगे। सातवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। बेहतरीन प्रश्न यह है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? क्योंकि ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टीनर है, लेवेनहॉक है, वियरनर है या लिवाइन है। तो रक्त समूह के खोजकर्ता हमारे लैंड स्टीनर की बात करेंगे। आठवां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। आप लोग अब कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडी पाई, ए रुधिर वर्ग में या ए ब्लड ग्रुप में, ए बी में, ओ में या बी में? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए दोस्तों, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है वह आपका रुधिर वर्ग ओ है, ठीक है, जो सर्वदाता कहलाता है और सर्वग्राही ए बी कहलाता है। नौवां प्रश्न क्या है दोस्तों स्क्रीन पर प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी, ए बी या ओ की बात करेंगे। तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है वह आपका ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। 10वां प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर दिया गया है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? सभी जानते समझते हैं। तो अगर एंटीजन की बात करें तो हमारा ओ हो जाएगा, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ओ की बात करेंगे। समूह ओ में लाल रक्त कोशिकाओं में कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए सुरक्षित रूप से किसी अन्य समूह को इसलिए दिया जा सकता है। 11वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न यह है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? हृदय पर होता है, तिल्ली पर होता है, अस्थिमज्जा पर होता है या दोस्तों यकृत पर होता है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका कमेंट लाजवाब है दोस्तों। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है? अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है अस्थिमज्जा पर होता है तो बिल्कुल सही राय पर, सही दिमाग पर, सही फीडबैक पर चल रहे हैं। इसी तरह फीडबैक का जरूरी है, फीडबैक करते रहें, तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, ड्रीम्स बरकरार हैं तो सब कुछ बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? इंसान का जो जीवित एवरेज है वर्तमान में 80 यानी कि 80 वर्ष की बात करेंगे। अगर इसी में हम बात करें कि शरीर में जो हमारे लाल रक्त होती हैं आरबीसी, रेड ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, तो आरबीसी की अगर बात करें इन कणिकाओं में कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? लगभग 4 मंथ। 4 मंथ मतलब कितना होगा? लगभग 120 डेज, क्योंकि यहाँ पे दिनों में दिया गया है। तो 120 दिनों तक यह शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जीवित रहती हैं, इसके बाद फिर पुनः निर्मित होती हैं।
13वां प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर, क्या प्रश्न दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिल्ली में, अस्थिमज्जा में, यकृत में होती हैं या वृक्क में होते हैं? सभी कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से बताइएगा। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की बात कर रहे हैं। ये दोस्तों कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? ये कणिकाएं दोस्तों आपके अस्थिमज्जा पर उत्पन्न होती हैं। यह पोषक तत्व हीमोग्लोबिन के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करता है और लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन पाया जाता है जो आरबीसी को बढ़ाने में सहायक होता है। और फोलेट एक तरह से विटामिन बी है जो बोन मैरो में लाल को रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाओं बनाने के लिए जरूरी होता है। फोलेट एक तरह का विटामिन बी है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न दिया गया, सभी प्यारे मित्र से निवेदन है, जैसे हम बताते हैं फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है जायसवाल सर के माध्यम से, या कह सकते हैं कि जायसवाल कोचिंग सेंटर फैमिली के माध्यम से। सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्योंकि हर एक क्लास कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। टेलीग्राम पे आज ही ज्वाइन करें, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। अगर इंस्टाग्राम पर आपने जायसवाल सर को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो करें, और जायसवाल कोचिंग सेंटर अपने फेसबुक पेज को जरूर लाइक शेयर सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों में लोग फॉलोअर्स हो चुके हैं। आप भी चाहिए फॉलो कीजिए, अपने परिवार अपनी फैमिली को बड़ा कीजिए। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या इनमें से कोई नहीं? तो लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों किस नाम से जानी जाती हैं? यह एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। आरबीसी में केंद्र में उपस्थित होता है। आरबीसी क्या है? में केंद्र उपस्थित होता है, क्योंकि केंद्र के स्थान पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और महिला में 12-14 और पुरुष में 14-16। और इस मापने के लिए आपके हेमसियोमीटर का उपयोग किया जाता है। और आरबीसी का इमेज या उभयतल होता है, और जो ब्लड होता है किसके प्रकार का होता है? पेड़े के आकार का होता है। और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। 15वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव हृदय प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जैसे हमारे घर में परिवार में कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो होंगे जो भी सयान हमारे होंगे वो स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उसका नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार जब कोई बाहरी पदार्थ मानव हृदय प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन पहले प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीव द्रव्य या पट्टिकाण की बात कर रहे हैं? राइट ऑप्शन किसकी बात कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। वाइट ब्लड सर्किल की बात करेंगे, सर्कुलर की बात करेंगे। 16वां प्रश्न दिया गया दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, आरबीसी की संख्या घटेगी, आरबीसी का आकार बढ़ेगा या आरबीसी की संख्या बढ़ेगी? तो उच्च उन्नतांश, ये उन्नतांश आप लोग समझ चुके होंगे, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है, आपको ध्यान देना है। 17वां प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। बहुत बार यह पूछा गया प्रश्न है, यह लगभग आईएएस, आईपीएस, यूपीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, और नॉर्मल एग्जाम या नॉर्मल प्रिपरेशन पर भी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान हृदय, प्लीहा, वृक्क या अस्थिमज्जा? देखिए शमशान की जगह कोई और भी पूछा जा सकता है। शमशान को और क्या बोला जाता है? जहाँ पर अंतिम अवस्था कहलाती, जब आदमी या मृत्यु जब ठीक है डेथ हो जाता है तो उसको कहाँ लेकर जाते हैं? एक शमशान लेकर जाते हैं, ठीक है, या और जो भी भाषा में कह सकते हैं वो भाषा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कौन कहलाएगा? प्लीहा। तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान यानी कि लाल कणिकाओं की मृत्यु होने के बाद कहाँ पर होता है? तो वह प्लीहा कहलाता है, आपको ध्यान देना है। 18वां प्रश्न दिया गया है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? पोषक पदार्थों की कमी, संक्रमण के, विपत्ति के या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वह किसके विरुद्ध होता है? तो वह संक्रमण के विरुद्ध होता है। जैसे अभी कोविड का टीका लग रहा है तो क्या कह रहा है? यह एंटीबॉडी के नाम पर है, और ये किसके लिए? संक्रमण से लड़ने के लिए कहता है, ठीक है। एंटीबॉडी को क्या करना? जिनमें कमी है उनको और ज़्यादा बढ़ाना, ताकि ये संक्रमण से लड़ सके, हमारा शरीर, हमारा बॉडी संक्रमण से लड़ सके, हमारे एंटीबॉडी जो क्षमता है लड़ने की रोगाणुओं की वो बढ़ सके। अगला प्रश्न है,
हार्वर्ड का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। उपरोक्त दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए या दोनों में से किसी विधि का नहीं। पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो हार्वर्ड का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न यह है कि छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? किसके लिए? छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच करना है। तो उनको प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृहकार के लिए देंगे, उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे या ये सभी कहेंगे। तो छात्रों को अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच करना है, तो एक शिक्षक भावी अध्यापक अध्यापिका होने के नाते उनको प्रश्न देकर उनको उत्तर लिखने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के क्लास। इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब हमने क्वेश्चन किए। ये प्रश्न फीडबैक करके जरूर बताएं आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। सभी का हर एक कंसेप्ट, हर एक सेशन लाएंगे। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, आपके जो उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, सभी से प्रश्न आएंगे, क्योंकि सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर कैटेगरी से प्रश्न आएंगे, क्योंकि सिलेक्शन का नाम सर्वोपरि है। सिलेक्शन 101% है। सभी मित्रों को धन्यवाद दोस्तों।